विपिन शर्मा इस जी, युद्ध की जो जी ये जो 48 घंटे आशुतोष जी कह रहे हैं, 48 घंटों में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल ठीक लगता है। निश्चित बात है, क्योंकि देखिए नाटो की तरफ से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को डिफेंसिव बोल दिया, डिफेंसिव नाटो एंड प्लान्स टू डिप्लॉय ट्रूप्स इन यूक्रेन। तो अपने आप में ये बहुत कुछ दर्शाता है कि क्या मतलब क्या उनकी रणनीति रही थी ये। और वही वाली कहावत उन पे लागू होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और आग में घी डालने का काम कर दिया, उकसा दिया। और जब देखा कि स्थिति कैसे बन रही है और रूस की क्या क्षमता है, और खुद भी अपने आप को इसमें उनका नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, क्योंकि रूस चेतावनी दे रहा था, वो गिदड़ धमकियां नहीं थी। और ये अभी समझने की आवश्यकता है कि इस समय 48 घंटे निश्चित बात है कि बहुत अहमियत रखते हैं और बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तख्ता तो पलट ही गया है। ये कहना कि अब कुछ नहीं है, कि जो राष्ट्रपति वहां बंकर में छुपे हुए हैं, तो यहाँ पर तो अब समझौता होगा आपस में। ये देखने लायक बात होगी कि क्या समझौता होता है, कौन कौन सी शर्तें रखी जाती है। क्योंकि ये जो बोला जा रहा है, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन का हुआ था, वहां तो अनकंडीशनल सीज फायर हुआ था, लेकिन यहाँ पर रूस की तरफ से उन्होंने कंडीशनल टॉक्स होंगी कि आप ये माने शर्तें, और क्योंकि इस समय पल्ला उनका ऊपर है इस समय, और वो शर्तें रखेंगे कि ये आपको बातें माननी पड़ेगी, और ये आपका नया यहाँ पर चाहे राष्ट्रपति बनाते हैं, जिसको बनाते हैं, वो हमारी भाषा बोलेगा। और देखिए बेलारूस की बात करें तो वो उन्होंने रुख पहले अपना साफ कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रूस का पूरा साथ देंगे। वो मैदान में नहीं कूदे थे साथ में युद्ध में, लेकिन अपने आप को तैयार करके बैठे थे, और यही कूटनीति होती है। और कम से कम ये बात तय है कि नाटो के मुकाबले बेलारूस ज्यादा अच्छा निकला। ये आने वाला वक्त बिल्कुल इस बात को याद करेगा, और पीढ़ियां याद करेंगी कि बेलारूस का अगर आप तुलना करें नाटो फोर्सेस से, तो वो क्या उसका दम है। लेकिन वो तैयार बैठा था कि हम रूस को समर्थन दे देंगे, और वो महज बोलने से नहीं, और वो बिल्कुल करके देते साथ में। और सबसे बड़ी बात है जिसका हमें चर्चा में जिक्र करना चाहिए, यूरोप और एशिया, यूरेशिया जो बोलते हैं, उस पे सोवियत यूनियन का पूरा इनकी ताकत थी वहां पर 1921 से लेकर 1991 तक। ये बड़ा जी आज यूरोप और एशिया में अपना ये लोग दोबारा वर्चस्व कायम करने की कगार पे आ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि जितनी उनको निंदा हो रही थी कि यहाँ पर पुतिन क्या कर रहे हैं, क्या कैसे शासक हैं, क्या उनको लोग गलत तरीके से याद करेंगे, ऐसा नहीं है। पासा पलट गया, बिल्कुल समीकरण बदल गया है। और यहाँ पर क्योंकि अब तो इस समय कटघरे में खड़ा है सबसे ज्यादा अमेरिका, जर्मनी या यूके, ब्रिटेन, ये लोग तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जिम्मेदार या गुनहगार किसी को माना जाएगा तो अमेरिका को माना जाएगा। कि काबुल में भी उन्होंने जगहसाई कराई, और अब यहाँ पर भी अपनी जगहसाई करा दी यूक्रेन से। तो 2 बारी लोगों ने भरोसा उन पर जताया, तो अब तीसरी बारी कोई भरोसा नहीं जताएगा। और वो दिन भी दूर नहीं कि जो अमेरिका जो अपना दम दिखाता है, वो बात नहीं रहेगी आने वाले वक्त में। विपिन जी, अगर अभी ट्रंप होते तो 300-400 ट्वीट तो कर ही देते कम से कम। निश्चित बात है। देखिए वो तो उनके जो थिएट्रिकल था, वो उसके लिए जाने जाते थे, और उनका मजाक भी काफी उड़ता था। जिस तरह से वो कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने हल्के में लिया, बोला नहीं मास्क नहीं पहनूंगा मैं। और विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र के सबसे ताकतवर नेता अगर ऐसी बात करे, तो अपने आप में दर्शाता है कि क्या उनकी मानसिकता थी। और वही कारण था उनकी हार के पीछे भी, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये जो बाइडेन ने आना था। उनको दोबारा मौका मिलना था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल।